क्या लगता है, एक कल्चरल हेजमनी है इस देश में जिससे सत्ता तय होता है। कहीं ना कहीं ये जिस देश का जो बहुजन है, जिसको तथागत बुद्ध ने बहुजन कहा, फिर बाबा साहब ने कहा, मानवर कांसी राम साहब ने कहा, वो आइडियोलॉजी कहीं पीछे छूटी और हम लोग धर्म से दूर हुए, इसलिए सत्ता से दूर हो गए, गरीबी और शिक्षा घर कर गई। निश्चित तौर पे बौद्ध संस्कृति जब नष्ट हुई है, बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया गया है। हमारे जो बौद्ध स्थल हैं, हमारे जो शिक्षा के केंद्र थे, वो नष्ट किए गए और उसके बाद इस देश का पतन हुआ है। इस देश की मोरलिटी का पतन हुआ है। जब तक भगवान बुद्ध की शिक्षाएं रही हैं, जब तक इस देश में बौद्ध संस्थान रहे हैं, जब तक स्तूप शिलालेख स्तंभ सब रहे हैं, यह देश सोने का चिड़िया रहा है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यही है और सच को कहना भी चाहिए। जो एक न्याय विभाग है, जो न्यायालय है, वहाँ पे भी अब ये गारंटी नहीं लगती है कि हम न्यायालय जाएंगे तो मुझे वहाँ पे न्याय मिलेगा। तो न्यायालय ने भी अपना चरित्र खोया है, न्यायिक चरित्र खोया है। देश सच को सच नहीं कह रहा, झूठ को झूठ नहीं कह रहा है। भारत में विज्ञान सबसे पहले आया, लॉजिक तर्कशास्त्र भी उससे पहले आया। भारत में तथागत बुद्ध हुए जिन्होंने बताया कि इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको कंट्रोल करे। इंसान जो है प्रकृति के बाद सबसे शक्तिशाली है और आप जिस दिशा में काम करेंगे उस दिशा में सफलता मिलेगी। उसको नाम दिया गया बुद्ध धम्म। शब्दों पर गौर कीजिएगा, धम्म बोल रहा हूँ मैं। मेरे साथ भंते चंदिमा हैं, जो लगातार सम्राट अशोक का जो भारत था, जो सोने की चिड़िया थी, जब भारत के घरों में ताले नहीं लगते थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जब दुनिया भर के छात्र यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आते थे, वो बुद्ध का भारत था जिसे दुनिया आज भी जानती है। और भारत की पहचान बुद्धमय भारत की पहचान है, जिसको लगातार ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ खास होगा जिससे हस्ती हमारी मिटती नहीं है। कई दौर आए, कई लोग आए, ख़त्म करने की साजिश की गई लेकिन नहीं ख़त्म कर पाए। एक बार फिर से डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में धम्म की दीक्षा ली और अब उसे घर घर तक पहुंचाया जा रहा है और लोग जान रहे हैं। भंते चंदिमा भी उसी मिशन में लगे हुए और उनकी लगातार कोशिश है कि जो बुद्ध का देश है, जो विज्ञान का केंद्र है, जो आर्थिक संसाधन का केंद्र है, जो ज्ञान का केंद्र है, जो धम्म है, विचार है, उसको घर घर तक पहुंचाया जाए और लोगों को धम्म से जोड़ा जाए। क्यों लोगों को धम्म से जोड़ा जाए, उससे क्या आपका फ़ायदा होगा, वही समझने की कोशिश करेंगे। भंते जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समय देने के लिए। और कहाँ तक प्रचार प्रसार बढ़ रहा है धम्म का? शंभू जी, सबसे पहले तो मैं इस धम्मा लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आपके सभी दर्शकों का मैं इस सारनाथ के धरती से मंगल कामना करता हूँ। जहाँ तक भगवान बुद्ध के विचारधारा की बात है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म दीक्षा के बाद, उनके धम्म क्रांति के बाद आज देश का कोई स्टेट नहीं है, आप कह सकते हैं कि राज्यों की कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ तक कि ग्राम सभा नहीं है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हों, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग न रहते हों। तो पूरे देश में बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो सामाजिक परिवर्तन में लगे हुए हैं, वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आज बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए देश में बहुत सारे कॉलेज बन चुके हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं, बहुत सारे बुद्ध विहार बन चुके हैं, बहुत सारे ध्यान केंद्र चल रहे हैं, लगातार कार्य चल रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझने के लिए विभाग स्थापित किए जा रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में पाली डिपार्टमेंट चल रहा है, बौद्ध अध्ययन विभाग चल रहा है, बौद्ध दर्शन विभाग चल रहा है। तो पूरे देश में बौद्धों की संख्या, बुद्ध की शिक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आप सारनाथ में हम इस समय लोग, आपने जो ये स्थापित किया, यहाँ क्या क्या बुद्धिज्म को लेकर काम है? बाबा साहब के धम्म क्रांति का ही प्रतिफल है कि आज सारनाथ में भी धम्मा लर्निंग सेंटर बनकर के तैयार हुआ है। और इस सेंटर को बनाने में पूरे देश के अम्बेडकरवादी लोग, बौद्ध समाज के लोग हमें योगदान दिए हैं। हम लोग भी प्रयास में हैं कि यहाँ से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं
दूर दूर तक जाएं। और हमारे यहाँ 2012 से बहुत सारे बनते लोग आए हैं, बहुत सारे लोग बनते लोग हैं, बहुत सारे उपासक, बहुत सारी उपासिकाओं का प्रशिक्षण होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। जो हमारे बनते लोग हैं सामान्य शिक्षा के साथ साथ धर्म विनय सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोग स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटियों तक अध्ययन कर रहे हैं। क्या लगता है, एक कल्चरल हेजमनी है इस देश में जिससे सत्ता तय होता है। कहीं ना कहीं ये जिस देश का जो बहुजन है, जिसको तथागत बुद्ध ने बहुजन कहा, फिर बाबा साहब ने कहा, मानवर कांसी राम साहब ने कहा, वो आइडियोलॉजी कहीं पीछे छूटी और हम लोग धर्म से दूर हुए, इसलिए सत्ता से दूर हो गए, गरीबी और शिक्षा घर कर गई। निश्चित तौर पे बौद्ध संस्कृति जब नष्ट हुई है, बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया गया है। हमारे जो बौद्ध स्थल हैं, हमारे जो शिक्षा के केंद्र थे, वो नष्ट किए गए, और उसके बाद इस देश का पतन हुआ है, इस देश की मोरलिटी का पतन हुआ है। जब तक भगवान बुद्ध की शिक्षाएं रही हैं, जब तक इस देश में बौद्ध संस्थान रहे हैं, जब तक स्तूप शिलालेख स्तंभ सब रहे हैं, यह देश सोने का चिड़िया रहा है, ये समृद्ध भारत रहा है, सपनों का भारत रहा है। बुद्ध धर्म के समाप्ति के बाद आज जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो जंगली एक तरह से थे, आज वो समृद्ध हुए हैं, और हम बुद्ध की शिक्षाओं को खोल करके हम जंगली होते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लाना पड़ेगा। पूरा साउथ ईस्ट एशिया, चाहे चीन हो, जापान हो, ताइवान हो, कोरिया, ये सब लोग बुद्धिस्ट कंट्री हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के कारण है। और जब हम बर्मा, श्रीलंका अन्य देशों के इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पहले हम जंगली थे, भगवान बुद्ध के धर्म ने हमें सभ्य बनाया है। और आज जब देश में हम लोग देखते हैं कि आए दिन पे रोज़ मर्डर हो रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, आज बेईमानी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है, आज छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार होता है, रोज़ हम लोग समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज इस देश ने न्याय चरित्र खोया है। आज परिवार तक के जो है, बच्चे माता पिता पे भरोसा नहीं करते, माता पिता बच्चों पर भरोसा नहीं करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यही है और सच को कहना भी चाहिए। जो एक न्याय विभाग है, जो न्यायालय है, वहाँ पे भी अब ये गारंटी नहीं लगती है कि हम न्यायालय जाएंगे तो मुझे वहाँ पे न्याय मिलेगा। तो न्यायालय ने भी अपना चरित्र खोया है, न्याय चरित्र खोया है। देश सच को सच नहीं कह रहा, झूठ को झूठ नहीं कह रहा है। धम्म इस सब का सॉल्यूशन है। बिल्कुल, अगर बुद्ध धर्म आएगा तो पंचशील आएगा, बुद्ध धर्म आएगा तो मध्यम मार्ग आएगा, बुद्ध धर्म आएगा तो आर्य अष्टांगिक मार्ग आएगा, बुद्ध धर्म आएगा तो 4 आर्य सत्य आएंगे, बुद्ध धर्म आएगी तो पारमिताएँ आएंगी, और बुद्ध धर्म आएगा तो बौद्ध संस्कृति आएगी, और बौद्ध संस्कृति आएगी तो फिर बुद्धमय भारत बनेगा। जब बुद्धमय भारत बनेगा तो इस देश में फिर अशोक जैसे लोग होंगे जो सबके लिए अपने शासन व्यवस्था को लागू करेंगे। उनका जो हित होगा वो मानव कल्याण होगा। एक मिथ फैलाया गया कि बुद्धिज़्म की तरफ आप बढ़ते हैं तो करुणा भी आता है और आप ताकतवर नहीं रह जाते हैं। आप ताकतवर नहीं रह जाते हैं, क्षमाशील हो जाते हैं। नहीं, ये तो एक तरह से आक्षेप है, आक्षेप है। और आज भी अगर हम इतिहास को देखें तो बहुत सारे देश ने शासक पैदा किया है, लेकिन अशोक जैसा आज तक कोई शासक नहीं हुआ है। न जाने कितने शासक पैदा होंगे, लेकिन अशोक जैसे कोई शासक नहीं दिख रहे हैं। तो अशोक के समय या जो बौद्ध कालीन भारत है, जब आप उसको उठाकर पढ़ेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि बौद्धों ने इस देश की सांस्कृतिक सीमाएं बढ़ाई हैं। पाकिस्तान आज का, अफगानिस्तान आज आपका, बांग्लादेश आपका, म्यांमार आपका, सब तो भारत कंधा, सब तो भारत के अंग थे। लेकिन बौद्ध जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। हाँ, लेकिन बौद्ध धर्म समाप्त होने के बाद इस देश की सांस्कृतिक सीमाएं छोटी होती चली गई हैं, और आज तो हम जातियों में बट गए, धर्मों में बांट दिया गया, धर्मों में बट गए। और आज जो लोग इस देश से इस देश की तरफ देख नहीं सकते थे, जो श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, वो भी कहीं न कहीं आज हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। तो बौद्धिक शिक्षाओं को खोने की वजह से बने हैं। और बौद्ध धर्म आता है, बौद्ध संस्कृति आती है, तो फिर हमारी सांस्कृतिक सीमाएं बढ़ेंगी। एक और सवाल, लोग कहते हैं कि धम्म में जाने पर जीवन बहुत नियंत्रित हो जाता है, सब बहुत अनुशासन है। पंचशील का जो सिद्धांत है, हम इतना
हम इतना वे ऑफ लाइफ को इतना ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शी नहीं रख सकते हैं। अ, बुद्ध धर्म अपनाने के बाद हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाता है, जीवन में अनुशासन आ जाता है। जैसा हमारे देश के महापुरुषों ने भी कहा कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और संस्कार व्यक्ति को समृद्धि की तरफ ले जाते हैं। जिस व्यक्ति में जो व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाता है उसका पतन अपने आप होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है, जिस समाज में अनुशासन नहीं है, तो उसका भी पतन होता है। और मैं तो इस बात को कहता हूँ हमेशा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप सिटी स्मार्ट बनाइए, महत्वपूर्ण सिटीजन स्मार्ट बनाइए। अगर सिटीजन आपका स्मार्ट नहीं है तो सिटी आप की स्मार्ट हो नहीं सकती है। और अगर बनाते भी तो जब सिटीजन स्मार्ट है उसको तहस नहस कर देंगे। तो बौद्ध संस्कृति या बौद्ध धर्म लोगों सिटीजन स्मार्ट बनाता है। आज आप जापान में जाइए, जो लोग जापान में गए वही कहते हैं कि जापान पर्स छूट जाए, चोरी हो जाए, पर्स छूट जाए तो वो चोरी नहीं होता, वापस मिल जाता है। हाँ बारिश हो तो आपको कोई छाता थम पकड़ा देगा कि आप जी, मेहमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल भंते जी की, धम्म को लेकर एक धारणा बना दी गई है, इसको शेड्यूल कास्ट से जोड़ दिया गया है, जबकि ये मूल भारत के जो मूल निवासी हैं वो उनका यही हमारा ओरिजिन है। बाबा साहब ने कहा कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो इतिहास को नहीं बोल रहा है। क्या राजनीति से भी बहुत जो SC ST OBC माइनॉरिटी है वो दूर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने धम्म को त्याग दिया, धम्म से दूर हो रहे हैं? एक्चुअली ये बातें वही कहते हैं कि जिनको बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन नहीं है, या ये बातें वो कहते हैं जो बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। बौद्ध धर्म की दो धाराएं हैं, एक विपස්සना है और एक ज्ञान परंपरा है, एक ध्यान की परंपरा है। ध्यान की परंपरा आप देखिए, देश में जितने भी विपස්සना सेंटर आज सब वेटिंग चल रहे हैं, 6-6 महीने की वेटिंगें चल रही हैं। और उसमें ध्यान करने वाले मुसलमान लोग हैं, उसमें ध्यान करने वाले ईसाई लोग हैं, उसमें ध्यान करने वाले हिंदू लोग हैं, उसमें ध्यान करने वाले अन्य धर्मों के लोग हैं। बुद्धिस्ट लोग तो बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, लेकिन अन्य धर्मों के लोग, अन्य जातियों के लोग इसमें जाके ध्यान कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? मुसलमान तो शेड्यूल कास्ट का है नहीं, ईसाई तो है नहीं, लेकिन वो तो बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। और आज भारत में लगभग सभी जातियों के भिक्षु हैं, सभी जातियों के बौद्ध अनुयायी हैं। तो बौद्ध धर्म एक्चुअली जाति परंपरा को तोड़ता है, और वो टूट गई है बहुत बुरी तरीके से। जो समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य है वो बौद्ध धर्म से ही होगा, और बौद्ध धर्म इसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। बुद्धिज़्म में दया है, करुणा है, अनुशासन है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो वो तमाम देश जो बुद्धिस्ट हैं वो तरक्की कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बुद्ध को लेकर रिसर्च सेंटर है, बुद्धिज़्म को लेकर बात रही। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ, जब आप कर्मकांड से दूर होंगे, जब आप बुद्धिज़्म की बढ़ेंगे तो आपके शब्दों की शक्ति पर आपको भरोसा होगा, अनुशासन आता है और आप मानवीय होते हैं। आप अपने लिए, दुनिया के लिए निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पंचशील का सिद्धांत है वो बहुत ज़रूरी है। और एक बात हो जाने कि आपकी ज़िंदगी में जो संपन्नता है वो उसकी वजह भी आप हैं, और अगर गरीबी लाचारी है तो उसकी वजह भी हम हैं। ये हमें बुद्धिज़्म बताता है। अगर आप बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आती है समाज को बदलने की, समाज को बेहतर करने की, और अपनी भी ज़िंदगी आप बेहतर कर सकते हैं। भरोसा नहीं है तो एक बार ट्राई कीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सारनाथ, वाराणसी।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।